हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेरी ओन चैनल गणेश खिलपनर। हमने एक पिछला जो टॉपिक क्या था इंडस्ट्री एनालिसिस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कोर कॉम्पिटेंसेस। ठीक है, सेकंड चैप्टर का आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा। यहाँ पर मैं सारे टॉपिक सबको अच्छे से कवर करा के दूंगा। कोर कॉम्पिटेंसेस अगर जब भी आए क्वेश्चन में तो हमको वहाँ पर कोड करना है हमारे ये दो नाम्स। कौन से CK प्रहलाद एंड गैरी हैमल, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट को लाया गया है। क्या मतलब कौन से कॉन्सेप्ट को? कोर कॉम्पिटेंसेस। कोर कॉम्पिटेंसी का एक आसान मतलब होता है कि ऐसे कुछ एबिलिटीज़, ऐसे कुछ स्किल्स जो बाकियों के पास नहीं है, सिर्फ हमारे पास है, उसे बोलते हैं कोर कॉम्पिटेंसीज। ओके, कोर एरियाज, इंपॉर्टेंट एरियाज विच इज़ वाइडली यूज कॉन्सेप्ट इन मैनेजमेंट theories. They define core competence as a collective learning in the organization. Means a collective learning means a combination of all studies and doing the learning of that organization. Competence is defined as a combination of skills and techniques. It's a skills and techniques rather than individual skill or separate techniques. For core competences, it is characterized. इसको कैरेक्टरिस्टिक में लाया गया है टू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स विच मेक्स द होल ऑर्गेनाइजेशन यूटिलाइज दीज सेवरल सेपरेट इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज. देयरफॉर core competences cannot be built on one capacity or single technological know-how. Instead it has to be integration of many resources. The optimal way to define core competences is to consider it as a sum of 5 to 15 areas. मतलब क्या बोलता है, 5-15 एरियाज को अगर हमने ऐसा सम कर लिया, मतलब ऐड किया, उन सबको अगर कॉम्बाइन किया है तो हमारा बनता है तब एक कॉम्पिटेंस है. और ये कहाँ पर किसने लाया गाइस? जैसे हमने पहले बताया, CK प्रहलाद एंड गैरी हैमल. इन दो ऑथर्स का हमको नाम ज़रूर लिखना है. और हमको क्या बताया जाता है कि कोर कॉम्पिटेंसीज कहाँ कहाँ मिला जाता है. सबसे पहला एरिया जहाँ पर कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन होता है. मतलब क्या? कॉम्पिटिटर्स को डिफरेंशिएट किया जा सकता है. ये कॉम्पिटिटर अलग वाला है, ये कॉम्पिटिटर अलग वाला है. नेक्स्ट एरिया है कस्टमर वैल्यू. मतलब क्या? कस्टमर की वैल्यू क्या है, कस्टमर क्या हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, उससे हम लोग जान सकते हैं कि हमारी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है. एंड द थर्ड वन इज़ द एप्लीकेशन टू अदर मार्केट्स. हम किस तरह अदर मार्केट्स को, अपनी मार्केट को छोड़कर बाकी मार्केट को किस तरह अप्लाई करते हैं, मतलब किस तरह उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, वो भी डिपेंड करता है कि हमारा कोर कॉम्पिटेंसी स्ट्रांग हो या वीक. कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन का मतलब होता है फॉर कॉम्पिटिटर्स टू इमिटेट डिफिकल्ट इन नेचर. दिस कैन प्रोवाइड कंपनी एन एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर्स. मतलब एक एज ला के देता है, किनारा ला के देता है, जहाँ पर एक कॉम्पिटिटर जो लोग मिल सकते हैं और वहाँ पर बातचीत करके हम लोग अपना डिस्कशन करके सोल्यूशन निकाल सकते हैं. ओके, with no fear that competitors can copy it, the company has to keep on improving these skills in order to sustain its competitive position. Core competencies. A competence does not necessarily have to exist within one company in order to define as core competence. Although all companies operating in the same market would have to equal skills and resources. ओके, अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, छोटा सा एग्जाम्पल है. इट इज़ अ क्वाइट डिफिकल्ट टू इमिटेट पेटेंटेड इनोवेशन लाइक टेस्ला हैव बीन विनिंग ओवर competition in the electric vehicles. The second condition to be met in customer value when purchasing a product or a service it to deliver a fundamental benefit for the end customer. ठीक है, अब इसको इम्प्रूव किस तरह था, मतलब बनाया किस तरह था. वाई टू आइडेंटिफाई और डेवलप और कोर कॉम्पिटेंसी. मतलब क्यों हमें पहचानना चाहिए हमारा कोर कॉम्पिटेंस और क्यों बनाना चाहिए. वाई वी शुड आइडेंटिफाई एंड डेवलप अ कोर कॉम्पिटेंसी. और कोर कॉम्पिटेंसी फुलफिल्स 3 क्राइटेरिया. यहाँ पर 3 क्राइटेरिया फुलफिल करता है. अगर कोर कॉम्पिटेंसी हमारे पास होगा, कौन से? इट शुड प्रोवाइड पोटेंशियल एरियाज. ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हमको ला के देगा जहाँ पर वाइड वेराइटी ऑफ मार्केट्स होंगे और अपना सेल्स जो हम लोग बढ़ा सकते हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्रो कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी को अच्छे से डेवलप कर सकते हैं. सेकेंड, इट शुड मेक अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द परसीव्ड कस्टमर बेनिफिट ऑफ द एंड प्रोडक्ट. जो हमारे परसीव्ड कस्टमर्स है उनको किस तरह बेनिफिट्स देना है, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, वो सारी चीज़ें हमको बताता है कोर कॉम्पिटेंस. एंड द लास्ट वन एंड द थर्ड वन, इट शुड बी डिफिकल्ट टू इमिटेट फॉर कॉम्पिटिशन्स और राइवल्स. कॉम्पिटिशन्स को और राइवल्स को, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है, राइवल्स मतलब कॉम्पिटिटर्स या फिर हमारे दुश्मन जैसे बोल सकते हैं. एक्चुअली दुश्मन नहीं बोल सकते, वो लोग क्या होते हैं, हमारे लेवल के होते हैं, राइट, हमारे स्टेटस के, जो हमसे कम्पीट कर रहे हैं, हमारे साथ खेल रहे हैं. ठीक है, इट शुड बी डिफ़िकल्ट टू इमिटेट फॉर कॉम्पिटिटर्स और राइवल्स. राइवल्स को यहाँ पर क्या बोलते हैं, जीतने देना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. मतलब क्या बोलते हैं उसको, हमारा स्ट्रैटेजी अगर अच्छा है, हमारा कोर कॉम्पिटेंसी अच्छा है, तो फिर हमारे कॉम्पिटिटर हमसे कभी नहीं जीत पाएंगे करके यहाँ पर स्पेशल क्वालिटीज़ बताई है. अब कुछ एग्जांपल देखिए, एग्जांपल आप पढ़ लीजिए, बहुत ईजी है. देखो मैं एक पढ़ के दिखाता हूँ. स्मॉल रिटेल शॉप्स हैव कोर कॉम्पिटेंसी एंड गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द एरियाज ऑफ. अब देखो स्मॉल रिटेल कहाँ कहाँ होगा,
पर्सनल सर्विस टू कस्टमर, ठीक है, सीधा सीधा यहाँ पर किराना स्टोर है, कस्टमर आएगा, सेलर आएगा, जो भी है कस्टमर सीधा सेलर को बताएगा कि मुझे ये चाहिए, सेलर जो उस चीज़ को दे देगा और पैसा ले लेगा, खत्म बात, ट्रांजेक्शन वहीं पर खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स, मतलब जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकता है। इजी क्रेडिट, मतलब क्या उधारी दे सकता है वो, राइट। अगर वो कस्टमर हमको बोल के आता है कि नहीं नहीं सर मेरे पास ये पैसे नहीं है, मैं आपको कल दे दूँगा, या फिर नेक्स्ट मंथ में जब मेरी इनकम आ जाएगी तब मैं दे दूँगा, तो वो सीधा मान जाता है। फ्री होम डिलीवरीज, मतलब क्या उधर को उधर, अगर बाजू में घर है तो सीधा दे देगा। एमिकेबल स्टाइल ऑफ द ओनर एंड प्रॉक्सिमिटी, एमिकेबल स्टाइल ऑफ द ओनर मतलब क्या, एक अच्छा खासा क्या बोलते हैं उसका एटीट्यूड, जिसका उसका अच्छी एटीट्यूड, जो पैशन होगा वो सारी चीज़ें अच्छी होंगी। प्रॉक्सिमिटी मतलब क्या, अच्छी तरह से हमसे बात करेगा वो, ये सारी चीज़ें होती है स्मॉल रिटेल शॉप्स में। तो बाकी के तो आप पढ़ लीजिएगा। अब किस तरह डेवलप करना है, वो तो था कि क्यों डेवलप करना है, अब ये बोलता है कि कैसे डेवलप करना है। इसके लिए 4 चीज़ें हमको पढ़नी पड़ेंगी। सबसे पहला वैल्यूएबल, मतलब क्या, उन चीज़ों को वो डेवलप करो जो वैल्यूएबल है, मतलब जो हमारे कंपनी में वैल्यू रखते हैं। नेक्स्ट इज़ रेयर, रेयर मतलब क्या, जो कम होते हैं, जिनकी कैपेबिलिटीज बहुत कम है। नेक्स्ट इज़ कॉस्टली टू इमिटेट एंड लास्ट इज़ नॉट सब्सटीट्यूटेबल। अगर इन चारों चीज़ों को कर लिया तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, कोर कॉम्पिटेंस को डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वैल्यू चेन एनालिसिस फॉर डेवलपिंग कोर कॉम्पिटेंसी। अब वैल्यू चेन को एनालाइज किस तरह करना है कोर कॉम्पिटेंस बनाने के लिए। ये जो हमको दिया हुआ है वैल्यू चेन का एक अच्छा सा डायग्राम है, आपको एग्जाम में ये डायग्राम कंपल्सरी बना के आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इस डायग्राम को आपको छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। देखो इस डायग्राम में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, पर जो मार्क्स कट सकते थे वो बच जाएंगे, ठीक है, क्योंकि डायग्राम्स आपके पेपर को इफेक्टिव बनाते हैं। फर्म स्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स, सर्विस, सपोर्ट सर्विसेज एंड प्राइमरी एक्टिविटीज़। देखो अब जो मैंने पढ़ा ये सब क्या था, जो कंपनी है, वैल्यू चेन है, वो 2 डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। सबसे पहला सपोर्ट एक्टिविटीज़ और दूसरा होता है प्राइमरी एक्टिविटीज़। मतलब क्या, पहले प्राइमरी करेंगे, फिर उसके बाद उसको सपोर्ट करने वाले 4। प्राइमरी में हमारे पास 4 एक्टिविटीज़ है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड फिफ्थ वन इज सर्विस। एंड सपोर्ट एक्टिविटीज़ में हमारे पास 4 चीज़ें हैं, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट। वन बाय वन हम इनको रोल करते हैं। जैसे कि मैंने बताया प्राइमरी एक्टिविटीज़ में 5 चीज़ें हैं। सबसे पहला है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऐसे लॉजिस्टिक्स जो इनबाउंड है, मतलब कंपनी के अंदर है, हमारे क्या बोलते हैं उसको, बाउंड्री के अंदर है। आर द एक्टिविटीज़ कंसर्न विद रिसीविंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द इनपुट्स टू प्रोडक्ट और सर्विस। दिस इंक्लूड्स मटेरियल्स हैंडलिंग, स्टॉक कंट्रोल, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा लाइक ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग। Operations transform these inputs into the final product or service. Machining, packaging, assembly, testing, etc. convert raw material in finished goods. Outbound logistics. Collect, store and distribute the product to customers for tangible products. These would be warehousing हो सकता है, material handling हो सकता है, transportations भी हो सकते हैं in case of services. It may be more concerned with arrangement for bringing customer to the service if it is fixed location, example sports events. Marketing and sales provide the means whereby consumers or users are made aware of the products or service and are able to purchase it. The last one जो था service है, are all those activities which enhance or maintain the value of the product or service such as installation, repair, training and spares. Okay, each of these groups of activities are linked to support activities. यहाँ पर 4 चीज़ें थी, जिसके मतलब प्रोक्योरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्म की इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। यहाँ पर ऊपर नीचे करके दिया है, आप उसी सीक्वेंस में लिखेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एक्चुअली तो उसी सीक्वेंस में लिखना है, पर इन लोगों ने क्या किया है, 10 सीक्वेंस को चेंज कर दिया है। आपको जैसा फिजिबल लगता है आप वैसा लिख सकते हैं, मार्क्स नहीं कटेंगे। दिस रेफर्स टू प्रोसेस फॉर एक्वायरिंग द वेरियस रिसोर्सेज, एक्वायर करने को बोलते हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट मतलब क्या, टेक्नोलॉजी को डेवलप करो, सिंपली नो हाउ द की टेक्नोलॉजीज में बी कंसर्न डायरेक्टली विद द प्रोडक्ट, एग्जाम्पल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डिजाइन और विद द प्रोसेसेस, example process development or with a particular resource, example raw material improvements. Human resource management, this is a particularly important area which transcends all primary activities. It is concerned with those activities involved in recruiting, managing, training, developing and rewarding people within the organizations. Next one is infrastructure, the system of planning, finance, quality control, information, and these all are infrastructure. तो यहाँ पर एग्जांपल कैसे दिया है, टिपिकल कॉर्नर शॉप ग्रोसरी, टिपिकल कॉर्नर शॉप ग्रोसरी,
to that core competence of establishing dealer networks and later overseas to that, concentrating more on convenience and service through different core competency. It is also important to understand those unique resources are core competencies which allow supermarkets to gain competitive advantage over corner shops. ये जो एग्जाम्पल है ना बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझाएगा कि वैल्यू चेन एनालिसिस होता क्या है। ठीक है, तो आप पूरा सा पढ़ लीजिएगा, 1970 का हमको दिया गया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सस्टेनेबल कोर कॉम्पिटेंस। सस्टेनेबल मतलब क्या, ऐसा ऐसा कौन सा कोर कॉम्पिटेंस है जो हम लोग देख सकते हैं। सस्टेनेबल वैल्यू चेन एनालिसिस इज अ रिमाइंडर दैट द लॉन्ग टर्म competitive position of an organization is concerned with its ability to sustain value for many products or services that and it can be helpful in identifying those factors। यहाँ पर जो भी लिखा है कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जामिनेशन से कुछ भी नहीं आ रहा है, जो जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो मैं करा रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में जो भी करा, आप कुछ भी अगर डाउट्स आता है, कुछ भी क्वेरीज आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल सकते हैं, हम आपको कभी भी आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, एनी टाइम 24/7 हम लोग अवेलेबल रहेंगे। आप बस कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो क्वेरीज डाल दीजिएगा, और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग को भी थोड़ा भला हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसे जो वीडियोज़ में डालता हूँ वो आपके साथ पहले पहुँचे। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय बाय।